मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहने वाला है काल के प्रकार कितने हैं इनके बारे में। क्रिया के अंदर हमने काल के बारे में चर्चा की थी कि काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आज हम काल के प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही पीछे की एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। तो बिना वक्त गंवाए चलते हैं हम क्लास की तरफ। सबसे पहले हम काल की परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं। देखना, काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, यानी काल का अर्थ होता है समय, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय हमें पता चलता है उसे ही काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इन तीनों के बारे में आप सभी जानते हो। तो बिना वक्त गंवाए हम डायरेक्ट इनके प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारा है भूतकाल। अब देखो, भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने प्रकार हैं? भूतकाल के 6 प्रकार या 6 भेद होते हैं। अब हम एक एक करके इन 6 प्रकारों की चर्चा करते हैं। पहला देखो, सामान्य भूतकाल। पहला क्या है? सामान्य भूतकाल। नाम से स्पष्ट है, सामान्य भूतकाल, यानी जब बीते समय का बोध कराने वाली क्रिया का केवल एक शब्द आए तो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। जब बीते समय का बोध कराने वाली क्रिया का केवल एक ही शब्द आए तो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। जैसे कौन से एक शब्द आ सकता है? जैसे गया, यानी भूतकाल की बात कर रहा है। पढ़ा, लिखी, देखे। इससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुई थोड़ी देर हुई है या अधिक, यानी सामान्य भूतकाल में ये पता नहीं चलता कि हमें ये तो पता चलता है कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है, भूतकाल की है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि क्रिया समाप्त हुई कितनी देर हुई है, थोड़ी देर हुई है या अधिक देर हुई है। वहाँ सामान्य भूत होता है। उदाहरण देखना, उदाहरण से आप समझ जाओगे। जैसे अविनाश ने गाना गाया। गाना तो क्या है? इसके अंदर क्रिया है गाया, तो एक ही शब्द आया है गाया, जिसने हमें ये बताया है कि ये कौन से काल की है? भूतकाल की है। अविनाश ने गाना गाया, यानी अविनाश गाना गा चुका है पहले ही, यानी ये भूतकाल की बात है। और भूतकाल की हमें पता किससे चल रहा है? इस गाया शब्द से चल रहा है कि उसने गाना गा दिया है। तो जो एक ही शब्द आए अगर, तो वो होता है सामान्य भूतकाल। अकबर ने पुस्तक पढ़ी, ये पढ़ी जो एक शब्द आया है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये वाक्य किस में है? भूतकाल के अंदर है। साधारण सी बात है, सामान्य भूतकाल में एक ही शब्द से हमें पता चलेगा कि ये वाक्य किस में है? भूतकाल के अंदर है। वो वाक्य ऐसे आ सकते हैं, गया, पढ़ा, लिखी, देखे। ऐसे शब्द आपको लास्ट मिलेंगे, उसी से वाक्य पूरा हो जाएगा। और उसी लास्ट शब्द से जो क्रिया के आगे आया है उसी से हमें पता चलेगा कि यह वाक्य किस में है? सामान्य भूतकाल के अंदर है। आप आसानी से इसको समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है आसन्न भूतकाल। कौन सा है? आसन्न भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, यहाँ आसन्न भूत होता है। आसन्न भूत क्या होता है? यानी जो काम हो रहा था वो कब हुआ है? अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है। अब भूतकाल है तो काम तो समाप्त होना ही है, लेकिन कब समाप्त हुआ है? अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त होता है, तब उसमें होता है आसन्न भूतकाल। सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में, यानी जो सामान्य भूतकाल की क्रिया थी उसके अंत में अगर है आ जाए, हैं आ जाए, हो आ जाए या हूँ आ जाए। देखना, सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में है आ जाए, हैं आ जाए, हो आ जाए, हूँ आ जाए तो आसन्न भूतकाल होगा। यानी एक ही शब्द से हमें पता चले तो सामान्य भूतकाल। अगर उस सामान्य भूतकाल के आगे है और लिखा हुआ आ जाए, हैं आ जाए, हो आ जाए, तब वो हो जाएगा आसन्न भूतकाल। उदाहरण देखना, ऐसे आते हैं। देखो, जैसे गया है, देखो है और आ चुका है, लिखी है, देखे हैं, गया हूँ। 2 उदाहरण और देखना।
कुसुम घर गई है। अब देखो कुसुम घर गई, अगर इतना ही होता तो क्या होता, सामान्य भूतकाल। कुसुम घर गई है, अब है और आ चुका है तो ये क्या हो गया, आसन भूतकाल हो चुका है। अविनाश ने गाना गाया है, गाया का आगे क्या आया है और आ चुका है तो ये हो गया आसन भूतकाल। इन दोनों के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर एक ही शब्द से पता चले तो सामान्य भूतकाल, उसके अगर है और है आ जाए तो वो हो जाता है आसन भूतकाल। यानी इसमें पता चलता है अविनाश ने गाना गाया है, यानी अविनाश ने अभी अभी गाना गाया है, कुछ ही समय पूर्व गाना गाया है। अब सामान्य भूतकाल और आसन भूतकाल को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। क्या है, पूर्ण भूतकाल, यानी क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व ही समाप्त हो गया था। यानी आसन भूतकाल में तो अभी अभी समाप्त हुआ था, लेकिन पूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि वो कार्य है ना बहुत समय पूर्व ही समाप्त हो गया था। अगर तुरंत थोड़ी देर पहले ही कोई काम समाप्त हो तो वो आसन भूतकाल होता है, लेकिन बहुत समय पहले ही काम समाप्त हो जाए तब होता है पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में क्या लगता है, देखो था, थे, थी आ जाए तो पूर्ण भूतकाल होगा। अगर है लग जाए तो आसन भूतकाल होगा, और था वाली लाइन लग जाए, था, थे, थी, तब होगा पूर्ण भूतकाल। जैसे गया था, पढ़ी थी, लिखे थे। एक उदाहरण देखना, भूपेंद्र सिरोही गया था, अगर गया ही होता तो सामान्य भूतकाल था, यहाँ था लग गया है इसलिए इसमें क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल। अगर है लगता तो ये आसन भूतकाल हो जाता। नीता ने खाना बनाया था, देखो था लगा हुआ है तो यह है पूर्ण भूतकाल। तीनों याद हो चुके हैं। सामान्य भूतकाल में एक ही शब्द आएगा, अगर है और लग जाए तो हो जाएगा वो आसन भूतकाल, और अगर था लग जाए तब हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। इन तीनों के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चौथे प्रकार की बात कर लेते हैं, संदिग्ध भूतकाल। नाम से ही स्पष्ट है संदिग्ध होगा, यानी सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में होगा, होंगे, होगी आए तो संदिग्ध भूतकाल होता है, यानी संदिग्ध होता है, संदेह की स्थिति होती है। सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में होगा, होंगे, होगी आए तो संदिग्ध भूतकाल होता है। उदाहरण देखना, गया होगा, पढ़ी होगी, लिखे होंगे। अनवर गया होगा, गया तक तो क्या था, सामान्य भूतकाल, होगा आ जाए तब हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल, यानी हमें नहीं पता गया है या नहीं गया है, लेकिन गया होगा संदिग्ध स्थिति है। शबनम खाना बना रही होगी, एक तरह से ये भी संदिग्ध की स्थिति है। तो ये होगी जो शब्द आया है, गया होगा, पढ़ी होगी, लिखे होंगे, ये शब्द क्या होते हैं, ये संदिग्ध भूतकाल के अंदर आते हैं। 4 समझ चुके हैं। 5वें की बात करते हैं, अपूर्ण भूतकाल। ये अपूर्ण भूतकाल कौन सा होता है, ये सातत्य काल होता है। सातत्य बोले तो कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा था, रही थी, रहे थे। वो जो रहा था, ये जो कंटिन्यू यानी लगातार जो कार्य चलता है वो होता है अपूर्ण भूतकाल, जो पूर्ण नहीं हुआ है, यानी सातत्य है, यानी चल रहा है। तो देखना, अपूर्ण भूतकाल क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए तो अपूर्ण भूतकाल होता है। जा रहा था, खा रही थी, हंस रहे थे। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा, अर्थात निरंतर चल रहा था, उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। देखो, वर्षा गाना गा रही थी, ये जो निरंतर चलने का भाव होता है, जो कंटिन्यूअस का भाव होता है, जो सातत्य का भाव होता है, वो होता है अपूर्ण भूतकाल। आगे चलते हैं। और 6 नंबर भाग है भूतकाल का, हेतुमद भूतकाल। हेतुमद भूतकाल यानी बीते समय की एक क्रिया का होना जब बीते समय की दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, यानी इसमें 2 क्रियाएं होगी तो एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर आश्रित हो तो वहाँ हेतुमद भूतकाल होता है। इस रूप में 2 क्रियाओं का होना आवश्यक है तथा क्रिया के साथ ता, ती, ते, ती लगता है, यानी इसमें 2 क्रियाएं आएगी और क्रिया के साथ ता, ती, ते, ती लगेगा। अब आप देखो कैसे, बिल्कुल इजी है ये पार्ट। तो बरसात होती तो फसलें पक जाती, यानी बारिश नहीं हुई और फसलें नहीं पकी। होती तो पक जाती, वाक्य में फसलें पकना बरसात होने पर आश्रित थी, अतः न तो बारिश हुई न ही फसलें पकी। 1 महीना और पढ़ता तो चयन हो जाता, यानी पढ़ाई कम की तो चयन नहीं हुआ। तो
ये कौन सा होता है, हेतु हेतु मद भूतकाल होता है, जिसमें दो क्रियाएं आती हैं, क्रिया के साथ ता ती ते ती लगता है। एक महीना और पड़ता तो चयन हो जाता, बरसात होती तो फसलें पक जाती, दोनों में ही पास्ट का भाव है, इसलिए ये क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल है। अब आप भूतकाल के 6 पार्ट बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ चुके होंगे। देखो, सामान्य भूतकाल क्या होता है, जिसमें एक ही शब्द आता है, उसी से हमें पता चलता है ये भूतकाल है। अगर उसके आगे है लग जाए, है लगने पर वो कौन सा हो जाता है, आसन भूतकाल बन जाता है। अब है की जगह उसी के आगे क्या लग जाए, था थी थे ये लग जाए, तब बन जाता है पूर्ण भूतकाल। फिर हमने पढ़ा संदिग्ध भूतकाल यानी संदेह की स्थिति, उसमें क्या होता है, उसी सब सामान्य भूतकाल के आगे होगा होगी होंगे लग जाए तो वो बन जाता है संदिग्ध भूतकाल। फिर हमने पढ़ा अपूर्ण भूतकाल यानी सातत्य कंटिन्यूअस काल, जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा हेतु हेतु मद भूतकाल यानी दो क्रियाएं आएगी, दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित होगी कि एक बार एक महीना और पड़ता तो चयन हो जाता, यानी ये भूतकाल की बातें थी। ये था हेतु हेतु मद भूतकाल। अब भूतकाल को आप आसानी से समझ चुके होंगे, मुझे नहीं लगता एग्जाम में अब भूतकाल से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत होगा। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान काल की। वर्तमान काल कौन सा था, जो अभी चल रहा है। अब वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, तो जानते हैं वर्तमान काल के 5 भेद कौन कौन से हैं। पहला देखना सामान्य वर्तमान काल, जैसे सामान्य भूतकाल था उसी प्रकार है सामान्य वर्तमान काल। जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो, वहीं सामान्य वर्तमान काल होता है। इसमें धातु के साथ यानी क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। जैसे वह पढ़ता है, लिखती है, जाते हैं, ता है, ती है, ते हैं आते हैं, तो क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है, गरिमा गाना गाती है, तो पढ़ता है, गाना गाती है, तो ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो होता है सामान्य वर्तमान काल। आ चुका होगा समझ में। आगे चलते हैं। ख अपूर्ण वर्तमान काल, हमने एक पढ़ा था अपूर्ण भूतकाल, ये है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण से याद आ रहा होगा, वहाँ पढ़ा था रहा थी, रही थी, रहे थे, यानी कंटिन्यूअस सातत्य था। तो जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने या क्रिया के चलते रहने का बोध होता है, उसमें अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। उस अपूर्ण भूतकाल में तो क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें क्या रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे प्रशांत खेल रहा है, सरोज गीत गा रही है, रहा है, तो ये है अपूर्ण वर्तमान काल। अगर रहा था, रही थी आ जाता तो होता अपूर्ण भूतकाल। तो सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। हमने संदिग्ध भूतकाल भी पढ़ा था, यह है संदिग्ध वर्तमान काल। जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो, वहाँ होता है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्रिया के साथ ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे का भी प्रयोग होता है। तो इसके उदाहरण देखना, इसमें क्या आता है, क्रिया के साथ ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे का भी प्रयोग होता है। जैसे अभय खेत में काम करता होगा, ये देखो पास्ट की बात तो नहीं है, काम करता होगा, यानी ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है। ता होगा, राम पत्र लिखता होगा, ता होगा, यानी ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे आए तो वो होता है संदिग्ध वर्तमान काल। और संदिग्ध भूतकाल क्या था, उसमें आया था गया होगा, यानी गया के साथ आया होगा, गया होगा। और यहाँ क्या आता है, ता होगा, ती होगा, ऐसे शब्द आते हैं। तो ये है संदिग्ध वर्तमान काल, यानी अभय खेत में काम करता होगा, राम पत्र लिखता होगा, यानी संदेह की स्थिति है। अच्छे से समझ आ चुका होगा। आगे चलते हैं। 4 नंबर में संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल कौन सा होता है, जिसमें संभावना होती है। वर्तमान काल की क्रिया से पहले शायद, संभवतः, लगता है, हो सकता है
आदि संभावनावाची शब्द आ जाए तो वहाँ होता है संभाव्य वर्तमान काल। देखना उदाहरण, शायद आज पिताजी आते हो, शायद लगा है, ते हो भी आया है। मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता हो या सुनता न हो। तो ये दोनों क्या हैं, संभाव्य वर्तमान काल है। इसमें वर्तमान काल की क्रिया से पहले शायद, संभवतः, लगता है, हो सकता है, ऐसे जो संभावनावाची शब्द होते हैं वो आते हैं, तो होता है संभाव्य वर्तमान काल। अब वर्तमान काल का लास्ट प्रकार पढ़ते हैं, आज्ञार्थ वर्तमान काल। आज्ञा देने वाले वाक्य यानी आज्ञार्थक क्रियाओं का प्रयोग मुख्यतः आज्ञार्थ वर्तमान काल में ही होता है। जो आज्ञार्थक क्रियाएं होती हैं उनका काल हमेशा आज्ञार्थ वर्तमान काल ही होता है। क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप आज्ञार्थ वर्तमान कहलाता है। यानी इसमें आज्ञा दी जाती है, देख राधा तू नाच, आप भी पढ़िए, तू लिख, तुम हंसो, ये वे यहाँ खेले, मैं गांव से कब आऊँ। यानी सब में आज्ञा दी जा रही है, या तो आज्ञा दी जा रही है या आज्ञा ली जा रही है। तो जो आज्ञा वाले वाक्य होते हैं वो किस में आते हैं, वो वर्तमान काल में आते हैं। कौन से वर्तमान काल में, आज्ञार्थ वर्तमान काल में आते हैं। आपको वर्तमान काल के पांचों प्रकार अच्छे से समझ आ चुके होंगे। सामान्य वर्तमान काल इजी था, ता है, ती है, ते हैं। सामान्य के बाद में आया अपूर्ण वर्तमान काल, रहा है, रही है, रहे हैं। फिर संदिग्ध वाली स्थिति आई तो ता, ती, ते के साथ क्या लगा, होगा, होगी, होंगे। फिर संभाव में संभावना वाले शब्द आते हैं, शायद, संभव, लगता है, हो सकता है। और आज्ञार्थक वाले में आज्ञा लेने या देने का भाव होता है, तो आज्ञार्थ वर्तमान काल होता है। बिल्कुल इजीली तरीके से आपको पांचों प्रकार समझ में आ चुके होंगे। आगे चलते हैं। अब तीसरा है भविष्य काल, यानी आने वाला काल, यानी जो भविष्य में क्या होगा वो होगा भविष्य काल। इसके तीन भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद हैं, तीन भेद होते हैं। पहला तो वही है सामान्य भविष्य काल, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जब क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे आए तो सामान्य भविष्य काल होता है। यानी जब क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे आए तो सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे वह पढ़ेगा, गीता लिखेगी, वे सुनेंगे, लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। तो वह पढ़ेगा, गीता लिखेगी, वे सुनेंगे, लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। तो एगा, एगी, एंगे ऐसे जो भी शब्द आते हैं वो होता है सामान्य भविष्य काल। आपको पता है गीता लिखेगी कौन सा काल है, सामान्य भविष्य काल है। लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी फ्यूचर बता रहा है और सामान्य है, तो ये क्या है, सामान्य भविष्य काल है। दूसरा देखना, आज्ञार्थ भविष्य काल भी होता है। देखो किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को आज्ञार्थ भविष्य काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ ईएगा लगता है। क्रिया के साथ क्या लगेगा, ईएगा। अब देख लो उदाहरण देख लो, आप वहाँ अवश्य जाइएगा, पढ़िएगा, जाइएगा, पढ़िएगा, ऐसे शब्द आ जाए वो तो होता है आज्ञार्थ भविष्य काल। और कोई भी काम आए वो होता है आज्ञार्थ वर्तमान काल। भविष्य काल में कैसे शब्द आएंगे, जाइएगा, पढ़िएगा, यानी ईएगा लगता है, जाइएगा, पढ़िएगा, दोनों समझ में आ चुके हैं। तीसरे की बात करते हैं, संभाव्य भविष्य काल, यानी संभावना होती है क्रिया के अंत में ए, ओ, ऊ आए तथा क्रिया से पूर्व कोई संभावनावाची शब्द आ जाए, जैसे शायद, संभवतः, लगता है, हो सकता है, आ जाए तो संभाव्य भविष्य काल होगा। यानी क्रिया के अंत में क्या आएगा, ए, ओ, ऊ। देखो उदाहरण देखो समझ में आ जाएगा। कदाचित, ये कदाचित तो क्या आया है, संभावना वाला शब्द है। आज भूपेंद्र आए, लास्ट में क्या आया है, ए आया है। शायद जयपुर, वे शायद आ गया है, जयपुर जाए, ये आया है। संभवतः कल पिताजी आए, ये आया है। हो सकता है मोहन बाजार जाए, ये जाए को अपन ऐसे भी तो लिखते हैं इस तरह, तो ये ए, ओ, ऊ आ जाए उसके लास्ट में और कोई संभावनावाची शब्द आ जाए तो वो होता है संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, आज्ञार्थ भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, तीनों ही इजी हैं, आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। आगे चलते हैं। अब कुछ विद्वान एक और इसका भविष्य काल का प्रकार मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, हम देख ही लेते हैं। तो एक होता है हेतु मध्य भविष्य काल,
हमने एक भूतकाल पढ़ा था ना, हेतु हेतुमद भूतकाल, उसी की तरह होता है हेतु हेतुमद भविष्यकाल। जब भविष्यकाल की एक क्रिया का होना भविष्यकाल की दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, यानी दो क्रियाएं होती हैं और दोनों ही भविष्य की क्रियाएं हो, तो वहाँ हेतु हेतुमद भविष्यकाल होता है। उदाहरण देख लो, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। यानी ये पास्ट की बात नहीं है कि आपने परिश्रम नहीं किया तो आप सफल नहीं हुए, वैसी बात नहीं है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये हेतु हेतुमद भविष्यकाल है। जैसा कार्य करेंगे वैसा फल मिलेगा, यानी ये क्या है, हेतु हेतुमद भविष्यकाल है। अब हम काल के बारे में संपूर्ण पर थ्योरी पढ़ चुके हैं, आपको तीनों काल अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब आप बेसिक तौर पर इस काल को याद रखने के लिए आप थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ भी ध्यान देना कि आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी रहेगी, तो आपके ये काल थोड़े से और भी इजीली समझ में आ जाएंगे। एक बार यहाँ देखना, वर्तमान काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो सामान्य जो वर्तमान काल होता है उसको क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। यानी वह है, पढ़ता है, ता है, ती है, ते हैं। अब देखो दूसरा, देखो कंटिन्यूअस क्या होता है, लगातार, यानी सातत्य काल होता है। सातत्य क्या होता है, अपूर्ण होता है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, वह पढ़ रहा है। तीसरा देखो परफेक्ट टेंस क्या होता है, कोई कार्य पूर्ण हो जाता है उसमें, तो पूर्ण जो वर्तमान काल होता है वो क्या कहलाता है, परफेक्ट टेंस कहलाता है। यानी वह पढ़ चुका है। और पूर्ण अपूर्ण काल कौन सा होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। वह पढ़ता आ रहा है, यानी कोई न कोई समय दिया जाता है कि कब से पढ़ता आ रहा है। तो इसमें आपको ये सातत्य वाला याद रखना है। सातत्य क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, यानी लगातार कोई काम जारी रहता है। आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे काल की पूरी थ्योरी। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का पहला क्वेश्चन है, संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित वाक्य है। कौन सा पूछा है, संदिग्ध वर्तमान काल पूछा है, यानी संदेह की स्थिति बनेगी, वो भी किसमें, वर्तमान काल के अंदर। पहला देखना, उसने पढ़ाई कर ली होगी। देखने में कैसा लग रहा है, भूतकाल का वाक्य ही लग रहा है और भूतकाल ही है। उसने पढ़ाई कर ली होगी, ये तो क्या है, लोगी, यानी संदिग्ध तो है लेकिन किस में है, ये भूतकाल के अंदर है। ये है पहला, उसने पढ़ाई कर ली होगी, ये संदिग्ध भूतकाल है। दूसरा देखो, बच्चे स्नान करते होंगे, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, बच्चे स्नान करते होंगे। यानी हमने पढ़ा था ते के साथ होंगे, होगी, होंगे आ जाए तब वो होता है संदिग्ध वर्तमान काल। तो यहाँ ते आ रखा है, ते के आगे क्या होंगे आ रखा है, इसलिए ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है। तीसरा देखते हैं, वह जन्मदिन पर आयोजन करेगा, ये एक भविष्य काल है। शायद वह पढ़ाई के लिए जयपुर जाए, ये शायद में आ रखा है, ये कौन सा है, संभाव्य वाला है, संभावना वाला कोई सेंटेंस है। हमें संदिग्ध पूछा था इसलिए उसने पढ़ाई कर ली होगी, ये तो क्या था, संदिग्ध भूतकाल था। हमारा प्रश्न नंबर आंसर बी सही था, बच्चे स्नान करते होंगे, ते के साथ आया है होंगे, यानी ये क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अपूर्ण वाला यानी सातत्य काल इसमें देखने को मिलेगा। अपूर्ण वाला देखो सातत्य यानी लगातार कोई जारी रहा होगा। इसमें देखना, वह आकर बैठा ही है, क्या ये भूतकाल का है, वह आकर बैठा ही है, यानी ये तो वर्तमान काल का वाक्य है, इसको तो काट ही दो। ये देखो दूसरा, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, ये हमने पढ़ा था ना, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, मैं 1 महीने और पढ़ता तो सिलेक्शन हो जाता, ये तो कौन सा था, हेतु हेतु मद भूतकाल था, इसलिए ये भी नहीं है। उसने गाना गाया होगा, ये क्या इसकी बात कर रहा है, ये संदिग्ध की बात कर रहा है, ये संदिग्ध भूतकाल है, यानी ये कौन सा है, संदिग्ध भूतकाल है। किसी जगह कथा होती थी, किसी जगह कथा होती थी, ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आप एक बार दोबारा देखना, अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, भूतकाल में कोई काम अधूरा रह जाता है या लगातार चल रहा था, ये भाव दर्शाने वाला काल कौन सा होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। पहचान क्या थी इसकी, रहा था, रही थी, रहे थे, या होती थी, करता था, चलता था जैसे रूप आते हैं, होती थी, करता था, चलता था जैसे रूप आते हैं। तो किसी जगह कथा होती थी, ये कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। मैंने यहाँ पहचान दे दी है आपको, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। हमने एक शेर देखा, बोल के देखना आप, हमने एक शेर देखा यानी हम देख चुके हैं, यानी भूतकाल की बात है। तो ये देखो वर्तमान, भविष्य, वर्तमान तीनों कट गए और इसमें एक ही शब्द है देखा, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये भूतकाल का वाक्य है। और एक ही वर्ड से पता चल जाए वो होता है सामान्य भूतकाल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, छात्र पढ़ रहे हैं, ये वाक्य किस पक्ष से संबंधित है। देखो रहा है, रही है, रहे हैं, ये किसको बता रहा है, ये सातत्य बोधक को बता रहा है, अपूर्ण को बता रहा है, यानी कोई काम लगातार चल रहा है। यानी सातत्य है, हमने बताया था सातत्य क्या होता है, कंटिन्यूअस कोई काम चल रहा होता है वो होता है सातत्य। यानी अपूर्ण या कोई लगातार कार्य चल रहा है वो होता है अपूर्ण वर्तमान काल या सातत्य वर्तमान काल। तो छात्र पढ़ रहे हैं, रहा है, रही है, ये पक्ष किससे संबंधित है, ये सातत्य बोधक से संबंधित है। मैंने कहा था ये सातत्य नाम याद रखना, वही है सातत्य बोधक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, वह है चला होगा, ये वाक्य किस काल से संबंधित है। वह है चला होगा, हमें बोलने से पता चल रहा है ये वाक्य किसका है, भूतकाल का है। अब देखो ये वर्तमान भविष्य तो काट दिए, एक तो सामान्य भूत है, एक संदिग्ध भूत है। बोलकर देखो, वह है चला होगा, यानी चला है नहीं चला है हमें नहीं पता, थोड़ी संदेह की स्थिति बनती है, इसलिए ये क्या है, ये एक संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, सामान्य भूतकाल का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वह चला होगा वाक्य किस काल से संबंधित है, संदिग्ध भूतकाल से संबंधित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखना, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अभी पढ़ा था अपूर्ण वर्तमान काल यानी सातत्य काल। वह आता तो हम खेलने जाते, वह आता तो हम खेलने जाते, यानी वह आया नहीं हम खेलने गए नहीं। हेतु हेतु मत भूतकाल वाला वाक्य था। रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। सातत्य काल होता है, सातत्य काल ही क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है। आंसर आ चुका है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखना, निम्न में से पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य कौन सा है, यानी पूर्ण है इसमें। ऑप्शन देखना आप, वह है अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, ये जो गया शब्द है वो हमें बता रहा है कि कौन से काल का है। तो वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, एक ही शब्द हमें बता रहा है कि ये वाक्य किसका है, भूतकाल का है। एक ही शब्द बता दे वो होता है सामान्य भूतकाल। तो पहला तो किसमें है, सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। वह घर जा रहा था आ रहा है, तो ये कौन सा है, सातत्य है। सातत्य में कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल है। कौन सा है ये, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। जा रहा था, रही थी, रहे थे, दोनों हो चुके हैं। तीसरा देखो, सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, यानी सावधानी से चले नहीं और दुर्घटना हो गई। इसे हम बोलते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है संभाव्य भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल या संभाव्य भूतकाल दोनों ही बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, यानी गया था। मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, यानी पूर्ण हो चुका है बहुत पहले ही, तो यह है पूर्ण भूतकाल। एक बार पूर्ण भूतकाल को आप दोबारा देख लो। पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, भूतकाल में पहले ही पूरा हो चुका कार्य। और पहचान क्या होती है, चूका था, गया था, किया था, ऐसे शब्द आते हैं। चूका था, गया था, किया था, वो होता है पूर्ण भूतकाल। चूका था, गया था, किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, लिखता होगा किस काल से संबंधित है। हमें पता चल गया ता के साथ होगा आया है, तो ये है क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है। यानी हमें पता चल रहा है ता होगा आ जाए, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, यानी संदिग्ध स्थिति तो 100% है। अब संदिग्ध भूतकाल तो है नहीं इसमें, तो इसमें कौन सा था, संदिग्ध वर्तमान काल था, क्योंकि ता के साथ क्या आया है, होगा आया है। तो यहाँ क्या था, संदिग्ध वर्तमान काल था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखना, निम्न में से किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है। यानी आवर्ती मूलक पक्ष पूछा गया है, तो आवर्ती मूलक क्या होता है, जो बार बार कोई क्रिया होती है वो होती है आवर्ती। तो यहाँ कौन सी है एक बार देखना, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ये रहा है, रही है, रहे हैं,
ये कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन से पक्ष की होती है, ये सातत्य पक्ष की होती है, जो लगातार होती है। रहा है रही ये कंटिन्यूस होती है, यानी सातत्य होती है। तो रहा है रही ये तो क्या होती है, सातत्य होती है। देखो किताब अलमारी में है, ये पूर्णकालिक होती है, ये क्रिया का पूर्णकालिक पक्ष है। किताब अलमारी में है, उसने गीत सुना दिया, यानी क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो ये पूर्णकालिक पक्ष है। तो किताब अलमारी में है, उसने गीत सुना दिया, दोनों ही क्रियाएं पूर्ण हो चुकी है, ये पूर्णकालिक है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं क्या, ये लगातार जारी है, तो यह है सातत्य। हमें पूछा है आवर्तीमूलक, माँ खाना बनाती है, माँ हमेशा ही खाना बनाती है, तो ये क्रिया बार बार होती है, तो ये क्या है, आवर्तीमूलक है। अच्छे से आप समझ चुके होंगे। आवर्तीमूलक बता देता हूँ एक बार और। आवर्तीमूलक पक्ष, जब क्रिया बार बार आदतन या नित्य की जाती है, इसकी पहचान है करता है, बनाती है, बढ़ता है, जैसे वाक्य। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है। क्रिया का प्रश्न आया है द्विकर्मक, हमने पढ़ी थी एक कर्मक और द्विकर्मक, यानी दो कर्म कौन से में वो बताना है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, फर्स्ट क्रिया। किसको पढ़ाया, विद्यार्थियों को पढ़ाया। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। क्या का उत्तर मिले वो पहली क्रिया, और किसको का उत्तर मिले वो दूसरी क्रिया। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, ये क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। देखना, वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है। वह सुबह पढ़ाई करता है, क्या करता है, पढ़ाई करता है, यानी पहली तो क्या है, सकर्मक क्रिया है। शाम को खेलता है, ये क्या, ये एक अकर्मक क्रिया है। तो इसमें पहली में सकर्मक है, आगे अकर्मक है, यानी द्विकर्मक नहीं थी। मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया, क्या खरीद लाया, सब्जी और फल। साधारण सी एक सकर्मक क्रिया थी, हमें द्विकर्मक पूछी थी। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों यानी किसको और क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, तो इसमें थी द्विकर्मक क्रिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। रीतिवाचक हमने पढ़ा था, तो इनमें कौन सा है, वह है अचानक चला गया, इसका सही आंसर है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है, वह अचानक चला गया। यहाँ देखना, यह पत्रिका प्रति माह छपती है, कौन सा क्रिया विशेषण है, प्रति माह, हर महीने छपती है, तो क्या बता रहा है, काल बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है पहला। तो ये तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, यहाँ, यानी स्थान बता रहा है, तो ये स्थानवाचक विशेषण था। सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, ये भी क्या था, स्थानवाचक क्रिया विशेषण था। हमें पूछा था रीतिवाचक, जो रीतिवाचक क्या होता है, तो किस रीति या ढंग से हुआ है वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो वह है अचानक चला गया। एक बार आप रीतिवाचक को दोबारा देख लो। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, वह क्रिया विशेषण जो यह बताता है कि क्रिया किस रीति या ढंग से या किस तरह से हुई है। तो जैसे इसमें कौन से शब्द आते हैं, धीरे से हुई है, जोर से हुई है, अच्छे से हुई है, अचानक से हुई है, तेजी से हुई है, सावधानी से हुई है, वो होती है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी वह क्रिया विशेषण जो ये बताता है कि क्रिया किस रीति ढंग या तरह से हुई है, यानी धीरे से हुई है, जोर से हुई है, अच्छे से हुई है, अचानक से हुई है, तेजी से हुई है या सावधानी से हुई है। तो ये था रीतिवाचक। तो वह अचानक चला गया, अचानक शब्द आया है, तो ये था रीतिवाचक। जो स्थान बताए वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो समय बताए वो कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखना, इसमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। क्रिया विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा बतानी थी। तो इसमें देखो अक्षमता, ममता, शीघ्रता, विशालता। तो ये जो शीघ्रता है वो क्रिया विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। बाकी इसमें देखना, अक्षम विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा थी। ममता, मम सर्वनाम होता है, उससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा थी। मम विशालता, विशाल एक विशेषण है, उससे बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं थी। और शीघ्रता जो है ये शीघ्र यानी क्रिया विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा थी। क्रिया विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा किस प्रकार कार्य करेगी, ये जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है ना, उसी की तरह कार्य करेगी। यानी ये शीघ्रता जो शब्द है वो यहाँ लिख सकते हैं, जो अचानक चला गया वह शीघ्रता से चला गया। इसी प्रकार वो जो शब्द होते हैं जो क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, वो एक तरह से रीतिवाचक क्रिया विशेषण को प्रकट करती है। समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना,
किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है पूछा है, ऐसा एक क्वेश्चन था। लुटेरों ने पूरे अक्षेत्र को लूट लिया। पहले तो संयुक्त क्रिया क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं अपन। वैसे हमने क्रिया के अंदर संयुक्त क्रिया को बहुत अच्छे से पढ़ा था, फिर भी एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। देखो, संयुक्त क्रिया कंपाउंड वर्ब, जब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया या दो क्रियाएं मिलकर एक ही क्रिया का भाव व्यक्त करे, यानी दो क्रियाएं मिलेगी तो वो एक ही काम का भाव व्यक्त करे, वो होती है संयुक्त क्रिया। जैसे खा गया, लूट लिया, दिखाई दिया, ये सारी क्या है? ये सारी संयुक्त क्रियाएं हैं। अब यहाँ देखो, लुटेरों ने पूरे अक्षेत्र को लूट लिया। लूट एक क्रिया है, लिया एक क्रिया है, दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया का काम कर रही है। वह सारा खाना खा गया। खा गया, खा अलग क्रिया है, गया अलग है, दोनों मिलकर एक संयुक्त क्रिया का काम कर रही है। दिखाई दिया, बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। दिखाई और दिया दोनों ही अलग अलग क्रियाएं हैं, दोनों मिलकर एक संयुक्त क्रिया का काम कर रही है। तो ये तीनों तो क्या थी? संयुक्त क्रियाएं थी। ऑप्शन नंबर बी देखना, ये संयुक्त क्रिया नहीं थी। मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। नहाकर अलग क्रिया है, जाऊंगा अलग क्रिया है, दोनों अलग अलग ही यूज हुई है, यानी ये दोनों संयुक्त क्रिया नहीं है। वैसे भी संयुक्त क्रिया हमेशा पास पास ही आती है, इसमें नहाकर और जाऊंगा दोनों ही अलग अलग यूज हुई है, तो ये दोनों क्या है? संयुक्त क्रिया नहीं है। प्रश्न नंबर 14 देखना, इनमें क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो क्रिया से देख लो, पढ़ना से क्या हो गया? पढ़ाई बनी हुई है। दौड़ना से क्या हो गया? दौड़ बिल्कुल क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। उतरना से उतराई, ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा हैं जो क्रिया से बनी हुई है। हमें वो पूछा है जो क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। खटाई, खटाई किससे बनी है? खट्टा से बनी है। खट्टा क्या होता है? एक विशेषण होता है, न कि क्रिया। खट्टा विशेषण से बना है खटाई, तो ये विशेषण से बनी हुई क्रिया है, न कि क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। यानी ये जो खटाई है वो खट्टा विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, जबकि उतराई, दौड़ना से दौड़, पढ़ना से पढ़ाई, उतरना से उतराई, ये तीनों क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञाएं थी। ये खट्टा विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, इसलिए हमें पूछा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, खटाई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं, यानी संज्ञा शब्द हैं जो क्रिया से बने हुए हैं वो बताने हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। भूल किससे बना है? भूलना एक क्रिया है, भूलना से बना है भूल। हंसना एक क्रिया है, हंसना से बना है हंसी। यहाँ देखो बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हुए। पूजा किससे बनी है? पूजा, पूजना एक जो क्रिया है उससे ही बनी है, बिल्कुल ये संज्ञा भी क्रिया से निर्मित है। लेकिन जवानी, जवानी जो है वो जवान से बनी है। जवान क्या है? एक विशेषण है, जवान से बनी है जवानी, तो ये इसलिए गलत था। मिठास, ये मिठा विशेषण से बनी है मिठास, इसलिए गलत था। चुनाव, तो चुनना क्रिया से ही बना हुआ है। मिठास मिठा विशेषण से बनी थी, इसलिए ये भी गलत हो गया। चुनाव किससे बना था? चुनना क्रिया से ही बनी थी। यहाँ देखो शिक्षा यानी शिक्षित करना, ये तो मान लो क्रिया से ही बनी हुई संज्ञा है। लेकिन अच्छाई, अच्छा क्या है? अच्छा भी एक विशेषण है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत थे। भूलना, भूल बना है भूलना से, हंसी बना है हंसना से, ये दोनों संज्ञा शब्द क्रिया से बने हुए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उस उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, मैंने किसको पुस्तक पढ़ाई? लड़के को। क्या पढ़ाई? पुस्तक पढ़ाई, यानी दो क्रियाएं हैं इसमें, तो ये द्विकर्मक क्रिया है। देखो किसको पढ़ाई? लड़के को। क्या पढ़ाई? पुस्तक पढ़ाई, तो ये दो कर्माएं हैं, तो द्विकर्मक क्रिया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन सी काल ही प्रयुक्ति हुई है? यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे, यानी ये कौन सा है? ये पहले तो भविष्य काल है, इसमें भूतकाल, वर्तमान, तो ये है भविष्य काल। और यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे, ये एक संभावना है, तो ये संभावना भविष्य, संभाव्य भविष्यकाल था। आगे चलते हैं। रीट पे पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है?
यहाँ देखना, वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो अविकारी शब्द होते हैं उनको अव्यय भी कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, यह भी सही है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसमें सभी क्रियापद अव्यय होते हैं। क्रियापद अव्यय नहीं होते, अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो जो क्रिया होती है, यानी सभी क्रियापद अव्यय नहीं होते। अव्यय तो क्या होते हैं, अविकारी शब्दों को कहते हैं। और क्रियापद क्या होता है, ये जो क्रिया होती है वो तो विकारी शब्द होता है। और अविकारी और अव्यय तो सेम है, लेकिन क्रियापद तो क्या विकारी शब्द होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखना, घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें क्रिया है दौड़ रहा है। इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े वो कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। नहीं है पूछा है, तो यहाँ देखो, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ आपका क्रिया वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। एक बार दोबारा देखना, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। अब इसमें आपको कई अपवाद भी देखने को मिलेंगे, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं, देखो पहला ये देखो, किसान हल से खेत जोत रहा है। क्या जोत रहा है, खेत जोत रहा है, यानी ये तो एक सकर्मक क्रिया है, इजी सी पता चल गया। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, फल खरीद रहा है। 2 ऑप्शन तो इजी थे, दोनों ही सकर्मक थे, कट गए। अब 2 ऑप्शन बचे, देखो 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कोई उत्तर नहीं मिला। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, क्या बैठा है, कुछ अर्थ नहीं पता चल रहा। इसका ऑप्शन नंबर तो ए सही है, इस ए है जो अकर्मक क्रिया है। अब क्यों ये डी वाला क्यों सकर्मक क्रिया है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो बहुत ही शानदार बात है। अब देखना, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, देर से बैठा है, इस बैठने का जो क्रिया है उसका प्रभाव कहीं भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट किस पे पड़ रहा है, ये अपने जो मजदूर के ऊपर ही पड़ रहा है, इसलिए ये तो अकर्मक है। क्योंकि अकर्मक में जो क्रिया होती है उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। अब इसमें देखो 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें क्या का आंसर, यहाँ पुस्तकालय में क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें पुस्तक नाम नहीं है। लेकिन पुस्तकालय में बैठ के ऐसे तो नहीं है और कुछ पढ़ेगा, वो पुस्तक ही पढ़ेगा। अगर हमें पता चल रहा है, इसमें संभावना है कि वो पुस्तक पढ़ रहा होगा, यानी वो क्या का उत्तर क्या है, पुस्तक है, और उसकी संभावना है। अगर संभावना भी है तब भी हम उसको सकर्मक क्रिया मानते हैं, ये एक अपवाद है। ये हम लास्ट में इसको क्लियर भी करेंगे। तो इसमें देखो, अगर किसी चीज़ की संभावना है कि वो कुछ पढ़ रहा है तो वो पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो उसमें भी हम सकर्मक क्रिया ही मानते हैं। यानी 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, यानी वो अपनी किताबें पढ़ रहे होंगे। तो क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। यहाँ किताब लिखा हुआ नहीं है, हाइड किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस बात को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखना, किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। सातत्य यानी लगातार जारी रहना। देखो सुबह टहलने जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, पुस्तकालय में बैठ कर समाचार पत्र पढ़ते हैं, वह अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, रही है, रहे हैं, ये क्या होता है, सातत्य पक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 22 देखना, किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ, यानी पूर्ण होने वाली क्रिया कौन सी है। अब बरसात रुक गई है, यानी क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो यही ऑप्शन सही है। अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, किसान बहुत परिश्रम करता है, वह राष्ट्रभक्ति गीत लिखता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इसमें क्रिया पूर्ण हो चुकी है। यहाँ किसान बहुत परिश्रम करता है, राष्ट्रभक्तिपूर्ण गीत लिखता है, इन दोनों को अपन सामान्य वर्तमान में ले सकते हैं। अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, इसे हम आवर्ती में भी ले सकते हैं। लेकिन अब बरसात रुक गई है, ये एक पूर्णता बोधक पक्ष है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखना, किस वाक्य में हेतुमत भूतकाल का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ देखो, गुरुजी आएंगे तो अध्यापक होगा, ये तो भविष्य की बात है। उसने खाना खाया और चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी,
अब तक बस जा चुकी होगी। इसमें हेतु मद वाला तो कोई नहीं है। देखो सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, हमने सावधानी नहीं बरती इसलिए दुर्घटना हो गई। ये है हेतु मद वाला भूतकाल का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी सही है, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हमें इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ये वाक्य आप याद रखना। देखो सभी प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक होती है, बल सही है। सभी प्रेरणार्थक जो क्रियाएं होती है, जो प्रेरित करके करवाई जाती है, वो सकर्मक ही होती है क्योंकि उसमें क्रम प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कृतवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। ये जो कृतवाच्य होता है वो अकर्मक में भी हो सकता है और सकर्मक दोनों क्रियाओं में हो सकता है। यानी हमने क्या पढ़ा, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं? सकर्मक होती हैं। कृतवाच्य है वो अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक भी हो सकता है। एक वाच्य टॉपिक होता है, उसकी बात है कि कृतवाच्य जो होता है वो अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। अब देखो जो भाववाच्य होता है वो केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि गलत वाक्य है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य हम बोल सकते हैं पैसिव वॉइस को। कर्मवाच्य किसको बोल सकते हैं? पैसिव वॉइस को बोल सकते हैं। तो पैसिव वॉइस अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। क्या कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है? अब देखो हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो वो हम कर्म के अनुसार बनाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो जिसमें अक्रम, जिसमें कर्म है ही नहीं तो उसका पैसिव नहीं बनता है। तो जो अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में नहीं होता, कर्मवाचित जो होता है ओनली सकर्मक क्रिया में होता है। यानी पैसिव वॉइस जो होती है वो ओनली सकर्मक क्रिया की बना सकते हैं, अकर्मक की नहीं बना सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। कर्मवाच्य याद रखना, कर्मवाच्य तो याद नहीं रहेगा लेकिन पैसिव वॉइस याद रखना। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस सिर्फ सकर्मक की बनती है, अकर्मक की नहीं बनती। इसलिए ये गलत था। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, कृतवाच्य अकर्मक सकर्मक दोनों में होता है और प्रेरणार्थक सकर्मक होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखना, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थवर्ती का प्रयोग हुआ है? इच्छा वाली वर्ती का प्रयोग हुआ है। संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, श्याम विद्यालय चला गया होगा, ईश्वर सबका कल्याण करे। इच्छार्थवर्ती का प्रयोग किसमें हुआ है? ईश्वर सबका कल्याण करे। इच्छार्थवर्ती कौन सा होता है? इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं ना ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो विश वाले होते हैं, कामना वाले वाक्य होते हैं, यानी वो लंबी उम्र प्राप्त करे, विश वाले, कामना वाले, यानी जिसको अपन ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं वो होते हैं इच्छा वाले, यानी वो लंबी उम्र प्राप्त करे, हम किसी को आशीर्वाद वगैरह देते हैं ना, वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इच्छार्थवर्ती वही ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो इसमें कौन सा है? ईश्वर सबका कल्याण करे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? मोहन ने किसको पढ़ाया? अविनाश को पढ़ाया। क्या का उत्तर तो नहीं मिल रहा है लेकिन किसको का उत्तर मिल रहा है। किसको पढ़ाया? अविनाश को पढ़ाया। तो ये एक क्या है? सकर्मक क्रिया है, यानी क्या और किसको का उत्तर मिले वो होती है सकर्मक क्रिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखना, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। याद रख लेना इस परिभाषा को। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो आपको समझ आ चुका होगा कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है हरिण भागा। हरिण तो क्या है? यहाँ संज्ञा है और भागा, भागा क्या है? यहाँ क्रिया है। तो ये जो भागा क्रिया है वो विकारी शब्द है हरिण। तो इसके संबंध में कुछ विधान कर रही है। कौन भागा? हरिण भागा। तो उसे हम, जो ये भागा है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? देखना एक बार। जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहे हैं? हिरण दौड़ रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आगे बात करते हैं। छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं। आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। देखो आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। इसमें देखो सोना, ये सोना हमने क्या पढ़ा था? सोना एक अकर्मक क्रिया है। तो आलसी बच्चे, ये तो यहाँ तक देर तक, यहाँ तो छोड़ दो, ये सब्जेक्ट ही था एक तरह से। तो सोते रहते हैं, कोई इसका सब प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसका सारा प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है, यानी यह अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कोई क्रम नहीं है। तो आलसी बच्चे सोते रहते हैं, तो ये तो क्या है? अकर्मक है।
छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, ये रोना भी क्या है, एक आक्रामक क्रिया थी। तो छोटे बच्चे बात बात, ये सब्जेक्ट मान लो, यानी रोते रहने का प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ रहा है, जो सब्जेक्ट पड़ रहा है ये भी क्या है, आक्रामक क्रिया है। यहाँ देखो, जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं ये क्रिया है ना, दौड़ रहे हैं, क्या दौड़ रहे हैं, हिरण दौड़ रहे हैं। कहाँ, अब देखो ये जंगल में दौड़ रहे हैं, ये जंगल जो है ये यहाँ कोई सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है हिरण। कौन दौड़ रहे हैं, हिरण दौड़ रहे हैं, यानी कौन दौड़ रहा है, हिरण। क्या दौड़ रहे हैं, नहीं क्या का उत्तर तो मिलेगा, वो पुस्तक होगी, कोई सजीव कैसे हो सकता है। तो क्या दौड़ रहे हैं, किसको का उत्तर मिलते तो किसको दौड़ा रहे हैं वो होता, लेकिन क्या का उत्तर मिलता है वो हमेशा पुस्तक यह होती है जो थिंग वस्तु की बात करता है, और किसको का उत्तर मिलता है वो हमेशा पर्सन की बात करता है। तो जंगल में हिरण, ये जंगल में हिरण है, ये तो सब्जेक्ट है, दौड़ रहे हैं क्रिया है, तो इसमें भी कोई क्रम नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। अब एक बचा है, ऑप्शन नंबर सी है जो सकर्मक क्रिया है। सुनीता ने अपने पिताजी से फ़ोन करवाया, क्या करवाया, फ़ोन करवाया, किस से करवाया, पिताजी से करवाया, यानी ये क्या है, ये एक सकर्मक क्रिया है, ये यही ऑप्शन सही था। दोबारा देख लेना, जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं, तो जंगल में हिरण सब्जेक्ट है, दौड़ रहे हैं अलग क्रिया है, तो इसका हिरण यहाँ कोई क्या दौड़ रहे हैं उसका उत्तर नहीं दे रहा है, क्योंकि जो क्या का उत्तर मिलता है वो थिंग की बात करता है, यानी वस्तु की बात करता है। किस से की बात करता है, वो अपने पर्सन की बात करता है। तो जंगल में हिरण, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जंगल में हिरण। बहुतों ने सोचा होगा कि क्या दौड़ रहे हैं, हिरण दौड़ रहे हैं, तो ये भी एक सकर्मक क्रिया है, नहीं है, बिल्कुल सकर्मक क्रिया नहीं है। ये भी अकर्मक थी, ये भी अकर्मक थी, इसमें रोना सोना दोनों ही अकर्मक क्रियाएं हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन था जो सकर्मक क्रिया थी, यही आंसर था। आगे चलते हैं। आज हमने 28% के माध्यम से क्रिया, काल, संज्ञा शब्द को रिवाइज करने का प्रयास किया है, और काल वाले टॉपिक को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखो, एक अपवाद था, मैं उसको भी आपको जाते जाते बता देता हूँ। देखो, जैसे लड़का पढ़ता है, जिन वाक्यों में क्रिया करने के लिए क्रम की आवश्यकता होती है, पढ़ने के लिए किताब की आवश्यकता है, वही होती है ना सकर्मक क्रिया, यानी जिन वाक्यों में क्रिया करने के लिए क्रम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ लड़का पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, दिया हुआ नहीं है ना। एक पर देखो, जिन वाक्यों में क्या, किसको आदि से प्रश्न करने पर संतोषजनक उत्तर मिले वो क्रियाएं सकर्मक होती है, बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं। अब देखना, यदि वाक्य में किसी क्रिया के करने में कर्म उपस्थित है अथवा कर्म तो नहीं है किंतु उसकी संभावना है, तो भी वह क्रिया सकर्मक होती है। जैसे लड़का खाता है, वाक्य में खाता है सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यद्यपि वाक्य में कर्म खाना यानी रोटी का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु बिना किसी कर्म के खाना क्रिया संभव ही नहीं हो सकती। लड़का इस विद्यालय में पढ़ता है, तो आप ये समझ चुके होंगे लड़का खाता है, ऐसे तो लड़का कुछ न कुछ तो खा ही रहा होगा, जो खा रहा है वो क्या है, कर्म है। क्या खा रहा है, उस क्या का उत्तर मिलेगा, वो कुछ तो खा ही रहा है। ऐसे तो नहीं है, अगर कोई कर्म ही नहीं है तो क्या खा रहा है, तो वो क्रिया संपूर्ण नहीं हो सकती। तो ऐसे वाक्य होते हैं उसमें कर्म नहीं होता और उसकी संभावना होती है, फिर भी वो सकर्मक होती है। जैसे लड़का पढ़ता है, ऐसे तो नहीं है क्या पढ़ता है, तो क्या का उत्तर आ रहा है, पुस्तक या अखबार पढ़ रहा है, तो ये भी क्या है, एक सकर्मक क्रिया मानते हैं। ये एक अपवाद था, आप याद रखना। यहाँ देखो, लड़का इस विद्यालय में पढ़ता है, इस विद्यालय में पढ़ता है, ये क्या है, ये एक अकर्मक क्रिया है। क्यों, देखो क्या पढ़ता है, इसका उत्तर नहीं, कहाँ पढ़ता है, इस विद्यालय में पढ़ता है, ये क्या पढ़ता है, ये प्रश्न यहाँ अनावश्यक है। लड़का इस विद्यालय में पढ़ता है, इसमें वो भाव नहीं आ रही है कि वो क्या पढ़ता है, उसका भाव ही नहीं आया, लेकिन लड़का पढ़ता है, इसमें भाव आ रहा है कि लड़का क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो लड़का इस विद्यालय में पढ़ता है, यानी कहाँ का जो आंसर मिल जाए वो होती है अकर्मक क्रिया, और क्या और किसको का उत्तर मिले वो होती है सकर्मक क्रिया। और जहाँ क्रिया में अगर कर्म तो नहीं है लेकिन उसकी संभावना है पूरी पूरी, तो वहाँ भी हम सकर्मक मान सकते हैं। अब आपको ये अपवाद भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। आज हमने इस क्लास को क्रिया, काल के साथ संज्ञा के भी कुछ प्रश्न किए हैं, और हमने कुछ क्रिया विशेषण के प्रश्न करके इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। हमने आपका जो विकारी शब्द होते हैं, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनको अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास किया है। साथ ही हमने काल वाले टॉपिक को भी अच्छी तरह से कंप्लीट किया है।
आई होप आपको सारी क्लासें अच्छी लगी होगी और इन क्लासों को लेने में आपको बहुत मज़ा आया होगा। इन क्लासों के लेकर आपने अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा सुदृढ़ किया होगा। साथ ही हमने आज तक पीछे की एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अच्छे अच्छे, उन सभी का एक साथ अभ्यास करके हमने अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा एक नए ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया। आपको क्लासें कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।